नमस्कार, करनाला टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अब सरकारी दस्तावेज हासिल करना हुआ एकदम आसान। पत्रकार राजेश गायकर और उनके सहयोगियों द्वारा महा ई सेवा केंद्र की हुई शुरुआत। विधायक विवेक पाटिल ने किया उद्घाटन। नशे की वजह से उजड़ गया एक भरा पूरा परिवार। पुत्र के कत्ल के आरोप में पिता समेत एक ही परिवार के 5 लोग हुए गिरफ्तार। गांधारी की तरह आंखों पर पट्टी बांधे बैठी सिडको को लोगों की जान से नहीं है सरोकार। खंदा कॉलोनी में फिर एक बार जर्जर इमारत का छत ढह गया। गनीमत से कोई जीवित हानि नहीं। और 7 अगस्त को होगी वर्षा मैराथन प्रतियोगिता। जय म्हात्रे चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा आयोजन। प्रतियोगिता की जानकारी देने के लिए बुलाई गई पत्रकार परिषद। सरकारी दस्तावेज हासिल करने के लिए लोगों को जो मशक्कत करनी पड़ती थी, उससे अब उन्हें कुछ हद तक के लिए छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि कामोठा में महा ई सेवा केंद्र का शुभारंभ शुक्रवार से किया गया। विधायक विवेक पाटिल के हाथों इस महा ई केंद्र का उद्घाटन किया गया। पत्रकार राजेश गायकर, अनिल गुप्ता एवं सुनील जाधव आदि ने मिलकर ये महा ई केंद्र की शुरुआत की है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो काम धाम छोड़कर सरकारी दस्तावेज हासिल करने के लिए घंटों कतार में खड़ा हो सके। साथ ही बैंकिंग, इंश्योरेंस, बिजली या मोबाइल बिलों का भुगतान करने के लिए भी उसके पास समय नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए कामोठा शहर में महाराष्ट्र शासन प्रमाणित महा ई सेवा केंद्र शुरू किया गया है। प्रख्यात मोबाइल व्यवसायी अनिल गुप्ता, पत्रकार राजेश गायकर, सुनील जाधव आदि ने इस महा ई सेवा केंद्र की शुरुआत की है। शुक्रवार को इस केंद्र का उद्घाटन विधायक विवेक पाटिल के हाथों किया गया। इस कार्यक्रम के लिए तहसीलदार डॉक्टर संदीप माने, झड़पी सदस्य पार्वती पाटिल, शेकापक्ष के तालुका सह सचिव सखाराम पाटिल, विभागीय सचिव शंकर म्हात्रे, पत्रकार भरत कुरघोड़े, नीलेश सोनावणे, संजय कदम, राजेश डांगले, हरदास गोवारी, संतोष म्हात्रे, रमेश म्हात्रे आदि सहित स्थानीय रहवासी उपस्थित थे। इस अवसर पर राजेश गायकर, अनिल गुप्ता, सुनील जाधव आदि का अभिनंदन करते हुए विधायक विवेक पाटिल ने कहा कि आधुनिकीकरण के इस युग में सरकारी दस्तावेज हासिल करने के लिए काफी तकलीफें उठानी पड़ती हैं, मगर राजेश, अनिल और सुनील ने इन तकलीफों को दूर करने की सराहनीय पहल की है। राजेश गायकर यांचं अभिनंदन करतो आणि आभारही मानतो, कारण ई सेवेच्या माध्यमातून या कामोठा परिसरातील जनतेला जे तहसीलदार कार्यालयात जायला लागायचं तिथे त्यासाठी फेऱ्या माराव्या लागायच्या। जवळजवळ 14 प्रकारचे दाखले मिळण्याची सुविधा त्या परिसरातल्या जनतेला त्यांच्या दारापर्यंत आणून देण्याच्या दृष्टिकोनातून जी सुरुवात केलेली आहे, त्याबद्दल या विभागातल्या जनतेच्या वतीनं त्यांचे जाहीर आभार या ठिकाणी मानतो। की शेवटी जे आधुनिक तंत्रज्ञान निर्माण झालेलं आहे, त्याचा विकास होत आहे, त्याचा फायदा आपल्या विभागातल्या जनतेपर्यंत मिळाला पाहिजे। आज आपला तहसीलदार कार्यालयात गेलो तर पावसाळा त्या ठिकाणी ना उभं राहिला जागा, बसायचा तर प्रश्न राहिला बाजूलाच, पण त्या ठिकाणी उभं राहायला सुद्धा जागा नसते। आणि हे विशिष्ट दाखले जेव्हा शाळा कॉलेज सुरू होतात त्यावेळेस शाळा कॉलेज सुरू असताना फार मोठ्या प्रमाणावर त्या ठिकाणी गर्दी होत असते आणि प्रत्येक माणसाला तिथं जावं लागतंय आणि एका फेरी 2 फेरीत काम होईल असाही भाग नाहीये। आणि त्या अनुषंगाने या साऱ्या सुविधा कामोठ्यामध्ये आणलेल्या आहेत। आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर पूर्णपणे 100% झालेला नाही, काळामध्ये तो होईल। राज्य शासनाने ही सेवा केंद्र सुरू करण्याचा प्रयत्न केला तर आपल्या तालुक्यामध्ये अशा प्रकारचे सेवा केंद्र माझ्या माहितीप्रमाणे तर पहिलं सुरू होत आहे आणि याचा फायदा जनतेला निश्चितपणे होईल। जनतेने याचा फायदा घेतला पाहिजे आणि इथल्या इथंच तुम्हाला फेरी मारावी लागणार आहे, कारण इथे पेपर सबमिट केल्यानंतर या सेवा केंद्राच्या माध्यमातून ते सुद्धा पोहोचले जाणार आहे। ज्या ठिकाणी ते सर्टिफिकेट तयार झाल्यानंतर आपल्याला ते इथंच परत देण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे। पनवेल की बढ़ती आबादी को देखते हुए सरकारी दस्तावेज मुहैया कराने में काफी मुश्किलें आती हैं। ऐसे में राजेश गायकर और उनके सहयोगियों ने महा ई सेवा केंद्र शुरू कर कामोठा वासियों को राहत दिलाई है। इस महा ई सेवा केंद्र को हर प्रकार का सहयोग शासन स्तर पर दिया जाएगा, ऐसा आश्वासन डॉक्टर संदीप माने ने दिया। केंद्र चालू करत असताना सुरुवातीला शासनाकडून जे आवश्यक सहकार्य आहे ते निश्चितपणे या केंद्राचा तहसील कार्यालयाच्या किंवा पनवेलसारख्या ठिकाणी येऊन गर्दी करण्यापेक्षा आपल्या ठिकाणी केंद्र उपलब्ध आहे। हे केंद्र अधिकृत शासनातर्फे स्पॅन्को एजन्सीला दिले आहे। स्पॅन्को त्याची नोडल एजन्सी आहे आणि त्याच्यामार्फत फ्रँचायझी स्वरूपात जी गायकर यांच्यासारखे कृषी बेरोजगार किंवा भरपूर तरुण आहेत त्यांच्या मार्फत चालवलं जात आहे। नागरिकांचा जास्त घ्यावा हे करत असताना केवळ ही सुविधा
तहसील कार्यालय किंवा महसूल खात्याची योजना मर्यादित नसून या संस्थेमार्फत तहसील कार्यालयाचे डोमासेल असेल, उत्पन्नाचा दाखला असेल, जाती दाखला असेल, नोकरी दाखला असेल, भविष्यामध्ये 7/12 ज्येष्ठ नागरिक दाखला यासारखे दाखला देण्यात येणार आहेतच। इस महा ई सेवा केंद्र के बारे में संचालक अनिल गुप्ता ने हमारे प्रतिनिधि को विस्तृत जानकारी दी। भागती दुनिया में लोगों के पास समय नहीं होने के कारण जो भी सरकारी कार्य है उसके लिए उनके पास इतना समय नहीं है कि वो जाकर के वहाँ पे 2-3 दिन के लिए टाइम निकाल के लाइन पे लगे। उसके लिए गवर्नमेंट ने ये महा ई सेवा केंद्र चालू करने का है, ये कामोठे में हमको परमिशन दिया है। इसके माध्यम से हम उनको जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अब स्टूडेंट लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट बराबर लगता है और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है, बुजुर्गों को अपना वृद्ध सर्टिफिकेट लगता है और इनकम प्रूफ लगता है। ये सारी सेवाएं जैसे 7/12 है और इसके अलावा जो गवर्नमेंट से हट के सेवाएं हैं जैसे इंश्योरेंस का बिल है, मोबाइल बिल है और बैंकिंग के संबंधित जो भी कार्य है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए और समय समय पे जॉब के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा कि यहाँ पे जॉब अवेलेबल है, आप अपना फॉर्म भरिए, ये सब सेवाएं दी जाएगी। नशा इंसान की जिंदगी उजाड़ देता है। इंसान तो दुनिया छोड़ जाता है मगर पीछे छोड़ जाता है यादों के गहरे जख्म। जी हाँ, हम आपको ऐसी ही घटना से रूबरू करा रहे हैं जिसमें एक पिता ने अपने ही नशाबाज पुत्र को मौत के घाट उतार दिया। देखते हैं खबर विस्तार से। आदमी के सर पर जब भी किसी चीज का नशा हावी हो जाता है तो उसका अंजाम काफी भयावह होता है। नशा किसी भी चीज का हो, शराब, शबाब या जोरू जमीन का, होश गुम कर देता है यह नशा। इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा है कि होश में जिए। लेकिन आदमी अपनी आकांक्षाओं के आगे बेबस होकर ऐसे कारनामे कर देता है कि जिसके बाद पछताने के सिवा उसके हाथ कुछ नहीं रहता। मामला पनवेल से सटे टेम्भोड़े गांव का है, जहां एक पिता ने अपने ही पुत्र को मौत के घाट उतार दिया, जिसके आरोप में पनवेल पुलिस ने एक ही परिवार के 5 सदस्यों को हिरासत में लिया है। मामला पुलिस थाने में दर्ज कर लिया गया है, लेकिन इस हत्याकांड का खुलासा न्यायपालिका के समक्ष ही हो पाएगा कि आखिर एक पिता ने अपने पुत्र को मौत के घाट क्यों उतारा, जबकि आदमी अपना खून पसीना एक कर बच्चों की परवरिश करता है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी एक पिता की कि उसने अपने जवान बेटे की जिंदगी छीन ली। इस बात की सच्चाई न्यायपालिका के समक्ष ही आ जाएगी। फिलहाल एक ही परिवार के 5 लोग कटघरे में खड़े कर दिए गए हैं। इस पूरे मामले पर पनवेल पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रमेश घड़वले ने हमारे प्रतिनिधि को विस्तृत जानकारी दी। इसमें रात को 2 बजे हमने एक केस दर्ज किया है, कलम 302 राइटिंग और 201 जो एविडेंस गुम करना, उसको नजरअंदाज करने का। उसमें ऐसे है कि पनवेल में टेम्भोड़े करके गांव है, वो गांव में कृष्णा धर्मा पाटिल और उनके 2 बेटे, एक बेटी और उनकी पत्नी, ऐसे लोग रहते हैं। लेकिन उनका बड़ा बेटा गुरुदेव ये कुछ शराब पी के फैमिली को तकलीफ दे रहा था, फैमिली में तो उसको अलग किया था, अलग घर बांध के दिया था। तो वो अलग घर में जो घर बांध के दिया उसमें लादी नहीं बिठाया करके ये रात को पूछने के लिए आया 8:45 बजे। तो वहाँ आया तो उनका वहाँ झगड़ा हो गया और झगड़े में उन्होंने एक धारदार शस्त्र से उसके सर पे 2-3 वार किया, इससे वो खून में वहाँ ही गिर गया। लेकिन ये लोग उसको वहाँ छोड़कर कंप्लेंट देने आ गए और उन्होंने ऐसी स्टोरी बताई कि 7 बजे ये जो मर गया उसने फोन किया था कि मैं बीके ढाबे पर हूँ, 700 रुपया बिल हो गया, आप देने को आओ। तो उसके पिताजी ने बोला मैं नहीं आता हूँ। तो गुस्से से घर में आया और उसका छोटा भाई पिंटू उसकी औरत को मारने लगा। ऐसा उन्होंने एक एनसी दिया है, वो भी हमने दर्ज किया है। बाद में मालूम हुआ तो बोलते और वो कहाँ गया, जो गुरुदेव है जो इसने झगड़ा किया मारा, वो कहाँ गया? तो बोला वो सीढ़ी से गिर गया और उसको हॉस्पिटल लेके गए। जो हॉस्पिटल से हमको मैसेज आया कि ऐसा ऐसा सर पे वार किया हुआ एक आदमी यहाँ दाखिल हुआ है एमजीएम हॉस्पिटल में और उसको दाखिल करने के पहले वो मयत हो गया है।
ऐसी स्टोरी मिली तो हमने वहां उसकी पत्नी जो मर गए उसकी पत्नी प्रतिभा इससे पूछताछ किया तो इन्होंने खून का मामला ही किया, मामले के बारे में हमको बयान दिया। उसी के आधार पर हमने केस रजिस्टर किया है। 4 जनों और एक उसकी बहन की तलाश है। फिलहाल अब गेंद न्यायपालिका के पाले में है। ऐसे में आने वाले समय में इस बात की सच्चाई सबके सामने होगी कि आखिर एक पिता ने अपने ही घर के चिराग को क्यों बुझा दिया। कैमरा पर्सन मनोज चौहान के साथ करनाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट। कहते हैं कि सोए हुए को जगाना आसान है, मगर सोने का नाटक करने वाले को जगाना मुश्किल है। मौजूदा स्थिति में सिड़कों पर यह कहावत बिल्कुल फिट होती है। सिड़कों द्वारा बनाई गई इमारतों की जर्जर और छत ढहने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, मगर मौत के साए तले जिंदगी बिताने वाले रहवासियों से सिड़कों को कोई सरोकार नहीं है, जिससे रहवासियों में काफी असंतोष है। सिड़कों के गैर जिम्मेदाराना रवैये के किस्से सुन सुनकर हम और आप थक जाएंगे, मगर न सिड़कों के रवैये में बदलाव आएगा और न सिड़कों द्वारा बनाई गई इमारतों में रह रहे रहवासियों की खस्ताहाली में सुधार आएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन जर्जर इमारतों की जो सिड़कों के घटिया निर्माण की कहानी बयां कर रहे हैं। आमतौर पर जब कोई नई इमारत बनाई जाती है तो उसकी आयु मर्यादा 50 से 60 सालों की होती है, मगर सिड़कों द्वारा महज 10 साल पहले बनाई गई इमारतें आज ऐसे कगार पर खड़ी हैं मानो वो इसमें रहने वाले रहवासियों को निगलने के लिए तैयार हैं। केवल 10 सालों में यह इमारतें जिस दुर्गति को प्राप्त हुई हैं, उसे देखते हुए ऐसा कहना गलत न होगा कि यहाँ के रहवासी जान हथेली पर रखकर जी रहे हैं। सच्चाई आपके सामने है। कुछ दिन पहले खांदा कॉलोनी की प्रभुकुंज इमारत का छत ढह गया था। आनंद फानन में सिड़कों के अधिकारी प्रभुकुंज इमारत में पहुंचे और स्थिति का जायजा लेते हुए मौके की नजाकत को देखकर मरम्मत का आश्वासन देकर चलते बने। आज इस घटना के बाद करीबन 1 महीने से भी ज्यादा वक्त गुजर गया, मगर आज भी प्रभुकुंज इमारत मरम्मत की प्रतीक्षा कर रही है और यहाँ के रहवासी फिर अपनी जान दांव पर लगाकर जिंदगी का जुआ खेल रहे हैं। ऐसे में इमारत का छत ढह जाने का एक और मामला बृहस्पतिवार को सामने आया। खांदा कॉलोनी स्थित त्रिवेणी संगम इमारत में रहने वाली नूरजहां शेख के घर का छत बृहस्पतिवार को ढह गया। संध्याकाळी 7 वाजता मी जेवण करायला नेहमी घरी येते, त्याच वेळेला घटना घडली। या सिडकोला वारंवार सांगून सुद्धा फक्त स्लॅब पडले, खपड्या पडल्याचा अर्थ ते तसं पकडतात आणि जीव गेल्यानंतर माणसाला ते करणार का सांगा? आमचा जीव गेल्यानंतर ते काय करणार? त्याचं भरपाई करून देणार जीव गेल्यानंतर आमचं? आता सिडकोवर आम्ही काय करायचं ती कारवाई जे आम्हाला जे योग्य वाटेल ती सिडकोला आम्ही करणारच कारवाई, यांचं म्हणजे निषेध करणार आहे सिडकोचा पूर्णपणे। ही 20 वर्ष झाली सिडकोने असं पण आम्हाला फसवलंय। 4 सिस्टीम सांगितली, 27,000चं घर 73,000 दिलं आणि बिल्डिंग बांधली। 87चं बुकिंग आहे, 10 वर्षांनी आम्हाला पोजेशन दिलंय, 20 वर्ष झाली या बिल्डिंगला। अब हो सकता है कि सिडकों के अधिकारी फिर एक बार दुर्घटना का मुआयना करने का फार्स करेंगे और फिर मरम्मत का आश्वासन देकर अपना दामन छुड़ा लेंगे। लेकिन उन लोगों का क्या जो सिडकों की गलतियों का खामियाजा आजीवन भुगत रहे हैं? क्या सिडकों उन्हें यूं ही घुट घुट कर जीने के लिए छोड़ देगी या फिर यह लाचार बेबस रहवासी मौत के साए तले जीवन बिताते रहेंगे? सभी सवालों का जवाब अब सिडकों को ही देना है। कैमरा पर्सन विजय खुटले के साथ करनाला टीवी के लिए हरीश मोकल की रिपोर्ट। रेल यात्रियों को सता रही हर प्रकार की समस्या से निजात दिलाने के लिए अब विधायक विवेक पाटिल ने कमर कस ली है। बृहस्पतिवार को विधायक विवेक पाटिल ने रेल के सहायक अभियंता आशुतोष कुमार से मुलाकात कर विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की और उन्हें सुलझाने की मांग की। श्री पाटिल की मांग पर गंभीरता से सोचते हुए आशुतोष कुमार ने उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। पिछले लंबे अरसे से रेल यात्रियों की समस्याओं को सुलझाने की पहल शेका पक्ष प्रणीत रेलवे प्रवासी संघ द्वारा की जा रही है। हालांकि रेलवे प्रबंधन द्वारा हर बार इसके बारे में केवल आश्वासन ही दिए गए, लिहाजा रेल यात्रियों को सता रही समस्याओं से मुक्ति दी जाए। इस मांग को लेकर विधायक विवेक पाटिल ने रेलवे के सहायक अभियंता आशुतोष कुमार से मुलाकात की और उनसे काफी देर तक चर्चा की।
इस चर्चा के दौरान विधायक विवेक पाटिल ने आशुतोष कुमार को सुझाव दिए कि रेलवे स्टेशन परिसर में यात्रियों को सता रही असुविधाओं के बारे में तुरंत कार्यवाही की जाए। साथ ही जब तक नवीन पनवेल के यात्रियों के लिए टिकट आरक्षण खिड़की शुरू नहीं की जाती, तब तक कूपन पंचिंग मशीन तथा स्मार्ट कार्ड मशीन तुरंत शुरू की जाए। वहीं अन्य प्रलंबित मांगों के बारे में भी चर्चा करते हुए उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के सुझाव विधायक विवेक पाटिल ने दिए हैं। श्री पाटिल के सुझावों पर भाष्य करते हुए आशुतोष कुमार ने उपरोक्त सभी समस्याओं के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर उन्हें सुलझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया। इस अवसर पर नगराध्यक्ष संदीप पाटिल, नगर सेवक सुनील बहिरा, रेलवे प्रवासी संघ के अध्यक्ष मधुसूदन देसाई, सलाहकार मल्लीनाथ गायकवाड़, कोंकण रेलवे कामगार सेना के अध्यक्ष अनंत वेदक आदि गणमान्य भी उपस्थित थे। इस पूरे चर्चा के बारे में रेलवे प्रवासी संघ के सलाहकार मल्लीनाथ गायकवाड़ ने हमारे प्रतिनिधि को विस्तृत जानकारी दी। शेतकरी कामगार पक्ष पुरस्कृत रेल्वे प्रवासी संघटनेच्या वतीनं या ठिकाणी सहाय्यक इंजिनियर, असिस्टंट इंजिनियर मेंटेनन्स यांच्याबरोबर या ठिकाणी आमदार विवेक पाटील साहेबांच्या नेतृत्वाखाली एक छोटीशी बैठक तातडीने घेण्यात आली। या ठिकाणी ज्या रेल्वे प्रवाशांना समस्या भेडसावत आहेत त्यातल्या काही समस्यांवर प्रामुख्यानं या ओल्ड पनवेलच्या साईडला ज्या ठिकाणी पावसाळ्यात पाणी साचतं आणि रिक्षा बाहेर सोडतात, त्यामुळे प्रवाशांना चालत आतपर्यंत जावं लागतं, भिजत जावं लागतं। त्या सगळ्या समस्या या ठिकाणी नजरेत आणून दिल्या। आमदार विवेक पाटील साहेबांनी या ठिकाणी AEM असिस्टंट इंजिनियर मेंटेनन्स यांच्याशी चर्चा करताना त्यांना या सगळ्या गोष्टी लक्षात आणून दिल्या आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली काम करत असताना आम्हाला ज्या या ठिकाणी समस्या दिसत होत्या, प्रामुख्यानं या ओल्ड पनवेलच्या साईडला ज्या ठिकाणी रिक्षा पॅसेंजर्सना सोडतात तिथून तिकीट विंडोपर्यंत जाईपर्यंत जे ओपन एरियातून जावं लागतं त्या ठिकाणी सेड झाली पाहिजे। त्याचप्रमाणे फुटपाथच्या बाजून रिक्षा ज्या ठिकाणी उभ्या राहतात त्याच्या बाजूला जो फुटपाथ आहे तो अतिशय घाण आणि चिखलाने माखलेला असतो। त्या ठिकाणी त्याच्यावर फरशा टाकण्याच्या संबंधातलं AEMनी या ठिकाणी प्रपोजल पाठवून मंजूर करून घेण्याचं आणि पाण्याचा निचरा होण्यासाठी ज्या आउटलेट्स त्या उंचावर असल्यामुळे पाण्याचा निचरा वेळेत होत नाही, त्या संबंधात सुद्धा त्यांनी लगेच कारवाई करण्याचं या ठिकाणी आश्वासन दिलेलं आहे। त्याप्रमाणे रेल्वे प्रवाशांच्या मग इथे जाणारे आणि या ठिकाणी रिक्षा चालकांना जो त्रास होतो त्याचा नवीन पनवेल साईडला रिक्षा जिन्यापर्यंत आली पाहिजे ही जी आपली मागणी होती त्या संबंधात देखील लवकरच नव्यानं जो पे अँड पार्कसाठी जागा सिडकोनं उभी तयार केलेली आहे त्या ठिकाणापर्यंत रिक्षा कशा येतील हे बघण्याचं आश्वासन त्यांनी या ठिकाणी दिलेलं आहे। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं भी मत जाइएगा, हम फिर हाजिर होते हैं। देखते रहिए करनाला टीवी। जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा नागरी सहकारी बँक संपूर्ण कोकण विभागात सहकारी बँकेचा प्रथम क्रमांक मिळवून यशाच्या अत्युच्च शिखरावर आरूढ झालेली, ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र असलेली रायगड जिल्ह्यातील एकमेव अग्रगण्य बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक केवळ 14 वर्षांच्या काळात यशाची गगनभरारी घेणाऱ्या बँकेच्या ठेवी 255 कोटींच्या वर, स्थापनेपासून रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार ग्रेड 1 आणि वैधानिक लेखा परीक्षणात अवर्ग दर्जा कायम राखलेली जनतेच्या विश्वासाची बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण 13.2%, बँकेचा निव्वळ नफा 3 कोटींच्या वर, NPA चे प्रमाण 6.19%, मुदत ठेवी अर्थात डिपॉझिट्सवर आकर्षक व्याज, ज्येष्ठ नागरिकांना 1% अधिक व्याज, कर्जासाठी सुयोग्य मार्गदर्शन आणि बँक लॉकर्सची ही सेवा उपलब्ध। त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची दगदग मिटविण्यासाठी आम्ही सुरू केले आहे वीज बिल भरणा काउंटर। बँकेने सुरू केली आहे सोने तारण कर्ज योजना, दर 11% व्याजाने। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन मुंबईद्वारे बँकेला मिळाले आहे पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकाचे पारितोषिक। त्यामुळेच बँकेच्या प्रगतीत मानाचा तुरा खोवला गेला आहे। अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी सुसज्ज अशा आमच्या शाखा खारघर, नवीन पनवेल, महाड आणि तक्कागाव बँकेच्या यशाचा आलेख सदैव चढता ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत आमचे सर्व संचालक आणि आमचे मार्गदर्शक बँकेचे अध्यक्ष माननीय आमदार विवेकानंद पाटील। माननीय आमदार विवेकानंद पाटील यांच्या उक्तीप्रमाणे अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा हे यशाचे गमक या ध्येयाने आपल्या सेवेसाठी तत्पर आहेत। बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सरव्यवस्थापक
हेमंत सुताने आणि त्यांचा कर्मचारी वृंद। तेव्हा बँकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सौजन्यशील सेवेसाठी सोमवार ते शनिवार सकाळी 9:30 ते 1:30 आणि दुपारी 2:30 ते सायंकाळी 6 या वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधा। आमचा पत्ता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, रतन मार्केट, पहिला मजला, टपाल नाका, उरण रोड, पनवेल। आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 2745 9111, 2746 2700 आणि 3298 3363। जनतेचा एकच निर्वाळा, बँक असावी तर कर्नाळा, कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। आपको टाटा या फियाट की कोई नई कार खरीदनी है या फिर आपके कार की सर्विसिंग करानी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स आपके लिए लाए हैं फॉर्च्यून कार्स प्राइवेट लिमिटेड। अब पनवेल में भी पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज और पलसपा फाटा के पास फॉर्च्यून कार्स का एक और शानदार शोरूम और सर्विस सेंटर। हमारे यहाँ आपको मिलेगी टाटा और फियाट कंपनी की हर प्रकार की कारें, जैसे टाटा की इंडिगो मांझा, इंडिगो सियस, इंडिका, इंडिका विस्टा, सफारी डायको, सुमो विक्टा, सुमो ग्रैंड MK2, जेनॉन और दुनिया में तहलका मचा देने वाली नैनो कार। वही फियाट की पुंटो और लिनिया गाड़ी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। फॉर्च्यून कार्स ने अब शुरू किया है अपना सर्विस सेंटर भी, जहां तजुर्बेकार मैकेनिक्स के जरिए आपके गाड़ी के हर पुर्जे की जांच कर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्वोत्तम सर्विस। तो देर किस बात की, अपने और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए फौरन आइए हमारे पास। आपके सपनों को साकार करने का वादा फॉर्च्यून कार्स का यही है इरादा। डी मार्ट, डिस्काउंट आणि दर्जा यांचा मेळ साधणारं डिपार्टमेंटल स्टोअर डी मार्ट। परिपूर्ण खरेदीचं सर्वोत्तम ठिकाण, स्वस्त, मस्त आणि प्रशस्त वातानुकूलित शॉपिंग सेंटर डी मार्ट। डी मार्ट मध्ये आहेत 8,000पेक्षा जास्त वस्तूंच्या व्हरायटीज, धान्य, कडधान्य, ताजा भाजीपाला, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आर्टिकल्स, भांडी, प्लास्टिक आयटम, फर्निशिंग, त्याचबरोबर जेंट्स, लेडीज आणि चिल्ड्रन्स रेडीमेड गारमेंट सुद्धा। डी मार्ट, कुटुंबातील प्रत्येकासाठी, प्रत्येकाच्या गरजेसाठी। डी मार्ट, दररोज डिस्काउंट, दररोज बचत, सकाळी 10 ते रात्री 10, अखंड विनम्र सेवा फक्त डी मार्ट मध्ये, म्हणजेच डिस्काउंट मार्ट मध्ये। आमचा पत्ता डी मार्ट, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 9E, सेक्टर 14 समोर, सिडको वॉटर टँक जवळ, रोडपाली गाव रोड, कळंबोली। डी मार्ट, आजच आमच्या कळंबोली शाखेला भेट द्या आणि खात्री करा। संपर्क नंबर 91 67 30 75 80, म्हणजेच 9167307580। आमची शाखा नवीन पनवेल मध्येही कार्यरत आहे। डी मार्ट। जनहिताचा निर्वाळा, दैनिक कर्नाळा। पनवेल, रायगड आणि नवी मुंबईसह आसपासच्या घडामोडींचा वेध घेणारं आपल्या हक्काचं व्यासपीठ दैनिक कर्नाळा। कला, क्रीडा, समाजकारण, राजकारण, अपराध जगत इत्यादी क्षेत्रातील ताज्या घटनांचं प्रतिबिंब दैनिक कर्नाळा। आपल्या भावभावनांचं दर्पण आणि आपल्या हक्काचा आवाज दैनिक कर्नाळा। एक तरफ जहां नवी मुंबईकर पानी की किल्लत को झेल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नवी मुंबई मनपा द्वारा उनके सर पर अतिरिक्त पानी टैक्स की तलवार लटका दी गई है, जिससे नवी मुंबई के नागरिक उलझन में फंसे हुए हैं। मामला स्टैंडिंग कमेटी की बैठक के दौरान चर्चा में आया था। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस खबर के जरिए। नवी मुंबई महानगर पालिका में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक बृहस्पतिवार को बुलाई गई थी। इस बैठक में 14 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें से 13 प्रस्तावों को पारित किया गया। इन 13 प्रस्तावों में नवी मुंबई के अलग अलग क्षेत्र में जल उद्याचन केंद्र स्थापित करने के सुझाव दिए गए थे। लेकिन इस बैठक में फिर एक बार यक्ष प्रश्न उपस्थित हो गया कि नवी मुंबई करों को 24 घंटे पानी मुहैया कराने का प्रस्ताव पारित किया गया था, उसका क्या हुआ। हालांकि इस बात पर बहस तो जरूर हुई, लेकिन नतीजा नहीं निकल पाया। इस विषय पर स्थायी समिति के सभापति रमेश शिंदे ने मीडिया कर्मियों को जानकारी दी। आज प्रस्ताव टोटल 14 होते आणि त्याच्यातून एक प्रशासनाचा अहवाल होता आणि बाकीचे 13 प्रस्ताव होते ते सगळ्यांना
मंजुरी मिळाली. आमच्या सर्व सदस्यांनी की पाणी 24 तास कधी मिळणार हा प्रश्न विचारला प्रशासनाला, परंतु मला वाटतं 300 MLD तर 700 MLD पर्यंत जर पाणी आपल्याकडे साठा झाला तर ते 24 तास देण्यात येईल असं प्रशासनाचं म्हणणं होतं आणि त्याप्रमाणे त्यांची प्रोसिजर चालू आहे. 6 महिन्यानंतर पाणी मिळेल असं प्रशासनाने आश्वासन दिलं आहे. अब देखना ये होगा कि नवी मुंबईकरों को 24 घंटे पानी मिलने की शुरुआत कब होती है। फिलहाल पालिका द्वारा यह ऐलान किया गया है कि नवी मुंबईकरों को 50 रुपयों में 30,000 लीटर पानी मुहैया कराया जाएगा और उससे ज्यादा अगर पानी इस्तेमाल किया जाए तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज वसूला जाएगा। इस ऐलान को सुनने के बाद नवी मुंबई कर उलझन में फंसे हुए हैं। अब यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि नवी मुंबई करों की उलझनों और तकलीफों का कब अंत होगा। कैमरा पर्सन मनोज चौहान के साथ करनाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट। हाल ही में हुई मुंबई बम धमाकों की पार्श्वभूमि पर आतंकवाद के खिलाफ लोगों में एकता लाने हेतु जेएम म्हात्रे चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा एक धाव दहशतवादा विरोधात इस संदेश के तहत वर्षा मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन 7 अगस्त को किया गया है, जिसके बारे में जानकारी देने के लिए प्रतियोगिता के समन्वय समिति द्वारा बुधवार को एक पत्रकार परिषद बुलाई गई थी। हाल ही में मुंबई में हुए बम धमाकों के बाद मुंबई की सुरक्षा का मुद्दा चर्चा में आया था। दादर ओपेरा हाउस और झवेरी बाजार में हुए इन बम धमाकों में 1-2 नहीं बल्कि 20 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। इन बेकसूर लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तथा आतंकवाद के खिलाफ लोगों में एकजुट लाने के लिए जेएम म्हात्रे चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा एक धाव दहशतवादा विरोधात यह संदेश लेकर वर्षा मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन 7 अगस्त 2011 को किया जाने वाला है। करनाला स्पोर्ट्स एकेडमी से सुबह 9 बजे शुरू होने वाली इस प्रतियोगिता में 2,35,000 रुपयों की इनाम राशि वितरित की जाने वाली है। विभिन्न आयु वर्ग में आयोजित किए जाने वाली इस वर्षा मैराथन प्रतियोगिता के यशस्विता के लिए विधायक विवेक पाटिल की अगुवाई में पूर्व नगराध्यक्ष जेएम म्हात्रे, शेकापक्ष के जिला सचिव बालाराम पाटिल, शहर सचिव नितिन पाटिल, नगराध्यक्ष संदीप पाटिल आदि की कोऑर्डिनेशन समिति गठित की गई है। साथ ही मैराथन से जुड़ी विभिन्न प्रकार की समितियां गठित की गई हैं, जिनके माध्यम से इस वर्षा मैराथन को कामयाब बनाने की कोशिश की जाएगी। इस जिला स्तरीय वर्षा मैराथन प्रतियोगिता के आयोजन के बारे में जानकारी देने के लिए बुधवार को पनवेल स्थित होटल पीस पार्क में पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। इस पत्रकार परिषद में पत्रकारों को संबोधित करने के लिए मैराथन प्रतियोगिता के कोऑर्डिनेशन समिति के सदस्य तथा जिला परिषद के शिक्षा एवं स्वास्थ्य सभापति बालाराम पाटिल, शेकापक्ष के शहर सचिव नितिन पाटिल, नगराध्यक्ष संदीप पाटिल, करनाला स्पोर्ट्स एकेडमी के उपाध्यक्ष रविशेठ पाटिल एवं पंचायत समिति के पूर्व सभापति प्रमोद भगत आदि गणमान्य उपस्थित थे। इस पत्रकार परिषद के लिए प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर बालाराम पाटिल ने वर्षा मैराथन प्रतियोगिता के बारे में उपस्थित पत्रकारों को जानकारी दी। शहरामध्ये जे दहशतवादी हल्ले झाले त्या आणि तत्पूर्वी झालेल्या साऱ्या हल्ल्यांच्या बाबतीत पनवेल आणि रायगडकरांच्या भावना प्रामुख्याने व्यक्त कराव्या म्हणून रन अगेन्स्ट टेररिझम आणि एक धाव दहशतवादाविरोधात या ब्रीदवाक्याखाली आम्ही ही मॅरेथॉन स्पर्धा आयोजित केलेली आहे। एक अतिशय नीटनेटके नियोजनाची आयोजनाची मॅरेथॉन स्पर्धा म्हणून याचा लौकिक होईल या दृष्टिकोनातून जेएम म्हात्रे चॅरिटेबल ट्रस्टच्या बॅनर खाली आम्ही सारेजण प्रयत्न करत आहोत। तर 5 वेगवेगळ्या गटांमध्ये 5 वेगवेगळ्या अंतरासाठी स्पर्धा होणार आहे। बक्षिसाची रक्कम 2,35,000 आहे। त्यांना बक्षीस समारंभाच्या कालावधीमध्ये या ठिकाणी आर्थिक सहाय्य करण्याचा देखील आपला मागणी आहे। वहीं बालाराम पाटिल, नितिन पाटिल और संदीप पाटिल ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए। सर, हा स्तुत्य उपक्रम आहे, पण याचं स्वरूप जे जिल्हा स्तर ठेवलंय ते जर आता म्हणजे ठाणे जिल्ह्यातील नवी मुंबई भाग पण येतोय पनवेलच्या एरियामध्ये, तर तसं नवी मुंबईतील स्पर्धक यात सहभागी होऊ शकतात का? या ठिकाणी जिल्हा स्तराची कार्यक्षेत्र ठेवत असताना आपण प्रामुख्याने खागर किंवा पनवेल मधल्या कॉलेजेस मध्ये जे विद्यार्थी आहेत त्या कॉलेजेसच्या विद्यार्थ्यांना आपण सहभागी करून घेऊ। कारण प्रत्येक शाळेतील विद्यार्थी आणि कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना आपण पार्टिसिपेट म्हणून बोलवतो। तिथे समजा जर वाशीचा जर कॉलेजमध्ये जर विद्यार्थी जर असेल तर तो याच्यामध्ये अलाउड केला जातो। शाळा कॉलेजेसची शाळा कॉलेजच्या यादीमधून
जे त्या शाळा आणि कॉलेजेसमध्ये शिकतायत, ज्या शाळा जिल्ह्याच्या हद्दीतील आहेत, त्या विद्यार्थ्यांना आपण परवानगी देतो। सर, इसमें एक बात आपने लिखा है दहशतवाद विरोधात मैराथन, एक वर्ड ये यूज किया है और एक जगह आपने यूज किया वर्षा मैराथन। तो ये दोनों का कंसेप्ट जरा मुझे समझाएंगे कि ये जो दहशतवाद विरोधात को एक वर्षा मैराथन की भी जो संज्ञा दी गई वो क्यों दी गई? मैराथन अभी बारिश में हो रहे हैं, बारिश में होने वाली मैराथन वर्षा मैराथन कहलाती है और इसका जो स्लोगन है वो एक धाव दहशतवादा विरोधी, अंग्रेजी में रन अगेंस्ट टेररिज्म, ऐसा है। लेकिन इसका मतलब है कि ये जो वर्षा मैराथन का कंसेप्ट है ये आपका हर साल का कंसेप्ट है या ये एक इसी साल है? तो अभी तो फिलहाल हम लोगों ने जो बॉम्ब स्फोट हो गए मुंबई में उसी के चलते रखा है। नेक्स्ट ईयर क्या कंटिन्यूएशन करने का, क्या करने का अभी तक सोचा नहीं। क्योंकि वर्षा मैराथन जो आपने नाम दिया वो दहशतवाद से कहीं टैली नहीं करता है। अगर दहशत वर्षा मैराथन यानी बारिश में हो रही है करके वर्षा, बारिश वर्षा, लेकिन इसी साल केवल होगा या आपने हर साल करने का निर्णय? ये साल से हमने शुरू किया है, कंटिन्यूएशन करेंगे। तारखेला आपला कार्यक्रम आहे, ब्लूप्रिंट काय तयार आहे का? किती पोलीस तुमच्याकडे येणार आहेत? तुमचे खासगी सुरक्षा रक्षक किती असणार? कारण महामार्ग तुम्ही क्रॉस करणार आहात, त्यावेळेस महामार्ग रोखावा लागणार आहे। अशा परिस्थितीमध्ये काही अनुचित प्रकार घडणार नाहीत का? ह्याची कशी दखल घेणार आहात तुम्ही? निश्चितपणानं त्याच्यात नवी मुंबई वाहतूक पोलीस, पनवेल शहर पोलीस, कळंबोली पोलीस आणि आमचे स्वयंसेवक या साऱ्यांचं व्यवस्थित नियोजन करून कुठेही कुठली अप्रिय घटना होणार नाही याची खबरदारी आम्ही घेणार। आरामदायी वातानुकूलित बस में सफर करना सबको अच्छा लगता है, भले ही उसके लिए ज्यादा पैसे क्यों न खर्च करने पड़े। यात्रियों की इसी अभिरुचि को देखते हुए एनएमएमटी द्वारा कलंबोली से मंत्रालय तक के लिए एसी वोल्वो बस सेवा शुरू कर दी गई है, जिसे नवी मुंबई के गार्डियन मिनिस्टर गणेश नाइक ने हरी झंडी दिखाई। खबर विस्तार से। अब कलंबोली से मंत्रालय तक का सफर आप एसी वोल्वो बस में कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। आप सफर के मूड में हो या आराम से प्रदूषण से मुक्त होकर कलंबोली से मंत्रालय जाना चाहते हो तो आपकी सुविधा के लिए कलंबोली में यह बस आपको खड़ी मिलेगी। आइए हम आपको इस बस की समय सारणी भी बता देते हैं। पहली बस सुबह 7 बजे तथा आखिरी बस दोपहर 3:45 पर मंत्रालय के लिए रवाना होगी। वहीं मंत्रालय से सुबह 9:45 पर पहली बस रवाना होगी तथा शाम की आखिरी बस 6:30 बजे कलंबोली के लिए मार्गस्थ की जाएगी। हम आपको बता दें कि 50 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए आपको थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। इस बस का एक तरफा किराया होगा 90 रुपया। अगर आप आरामदायक बस में सफर करना चाहते हैं तो बस थोड़ी सी जेब ढीली कीजिए। भले ही इस सफर के लिए आपको थोड़े ज्यादा पैसे देने होंगे, लेकिन शायद इसका मलाल आपको नहीं होगा, क्योंकि भाई सुविधा भी तो आपको मिलने वाली है। नए बसों की शुरुआत नवी मुंबई के गार्डियन मिनिस्टर गणेश नाइक के हाथों की जा चुकी है। इस विषय पर मंत्री गणेश नाइक ने कहा कि एनएमएमटी की इस एसी बस सेवा से लोगों को काफी सहूलियत होगी। फिलहाल कलंबोली से यह एसी बस सेवा शुरू तो हो चुकी है, लेकिन यह भी उत्सुकता का विषय होगा कि क्या आम आदमी इस बस में सफर कर पाएगा। कैमरा पर्सन मनोज चौहान के साथ कर्नाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट। चेन स्नेचिंग की घटना में अब तक कई अभियुक्त पुलिस के गिरफ्त में आ चुके हैं और इसी दौरान हाल ही में 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पनवेल शहर के थाना नाका परिसर के लोगों ने इन आरोपियों को पकड़ा और उनकी जमकर पिटाई की। ये तो गनीमत रही कि वहां पेट्रोलिंग कर रही पुलिस समय के रहते पहुंच गई, वरना गुस्साई भीड़ होनी को अनहोनी कर देती। फिलहाल ये दोनों आरोपी सलाखों के पीछे हैं, मगर इस मामले में नागरिकों की सतर्कता सराहना के काबिल है। पनवेल शहर पुलिस की गिरफ्त में 2 आरोपी आ फंसे हैं, जिन्होंने दर्जनों चेन स्नेचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया है। और तो और इन आरोपियों पर मुंबई और ठाणे जिले के विभिन्न पुलिस थानों में चेन स्नेचिंग के कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल इन आरोपियों ने अपने गुनाह कबूल लिए हैं। अब तक 2 पुराने लूट की कबूली इन आरोपियों ने पुलिस को दी है और पुलिस ने लूट के जेवरात भी आरोपियों से बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपियों के नाम है मनोज शंकर चौहान, उम्र 21 साल, तो दूसरे आरोपी का नाम है श्याम मधुर शिव कुमार द्विवेदी, जिसकी उम्र है 22 साल। हालांकि इन आरोपियों को पकड़ने में पनवेल की जनता का भी सहयोग रहा है। पनवेल पुलिस का कहना है कि जब ये दोनों आरोपी अपनी कारगुजारी को अंजाम देकर भाग रहे थे, तब राहगीरों ने इन्हें पकड़ा और जमकर धुनाई की। गनीमत ये रही कि पनवेल शहर में कालन समाज के पास पेट्रोलिंग पर तैनात पुलिस के जवान वहां से गुजर रहे थे, जिन्होंने आरोपियों को अपने कब्जे में ले लिया, वरना गुस्साई भीड़ होनी को अनहोनी में बदल देती। इस पूरे मामले पर एपीआई बाबा साहब तुपे ने हमारे प्रतिनिधि को विस्तृत जानकारी दी।
ये 2 आरोपी हमने 7/7/2011 को अरेस्ट किए हैं। उनमें से जो आरोपी है वो मनोज शंकर चौहान और श्याम मधुर शिव कुमार द्विवेदी, ये हैबिचुअल मुजरिम है। ये लोग से अभी तक हमने करीबन 20-40 हज़ार रुपये का कम से कम हमने एवज उनसे बरामद कर दिया है। ये एक्चुअली ये ओरिजिनल रहने वाले एक है जो चौहान है वो एमपी का रहने वाला है और श्याम मधुर है जो यूपी का रहने वाला है। और आजकल वो चौहान रहता है मानखुर्द में और ये खांदा कॉलोनी में रहता है। उनका यही व्यवसाय है कि सिर्फ चोरी धाड़ी करना और उसमें से जो पैसा मिलता है वो खाना, वो खत्म होने के बाद में वही पूरा दोबारा वही काम करना होगा। बैकग्राउंड की बात की जाए तो अब तक इन दोनों के खिलाफ कहीं नवी मुंबई में कहीं मामला दर्ज है, इस तरह की जानकारी मिली है? हाँ, आज तक ये दोनों के इसमें हमने जानकारी ली है कि पनवेल, नवी मुंबई और थाना में बहुत सारे CR उनके खिलाफ चेन स्नैचिंग के दाखिल है। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस अधिकारी का कहना है कि कुछ और मामलों से पर्दा उठ सकता है। कैमरा पर्सन मनोज चौहान के साथ करनाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट। चलते चलते फिर एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अब सरकारी दस्तावेज हासिल करना हुआ एकदम आसान। पत्रकार राजेश गायकर और उनके सहयोगियों द्वारा महा ई सेवा केंद्र की हुई शुरुआत। विधायक विवेक पाटिल ने किया उद्घाटन। नशे की वजह से उजड़ गया एक भरा पूरा परिवार। पुत्र के कत्ल के आरोप में पिता समेत एक ही परिवार के 5 लोग हुए गिरफ्तार। गांधारी की तरह आंखों पर पट्टी बांधे बैठी सिडको को लोगों की जान से नहीं है सरोकार। खांदा कॉलोनी में फिर एक बार जर्जर इमारत का छत ढह गया, गनीमत से कोई जीवित हानि नहीं। और 7 अगस्त को होगी वर्षा मैराथन प्रतियोगिता। जय म्हात्रे चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा आयोजन। प्रतियोगिता की जानकारी देने के लिए बुलाई गई पत्रकार परिषद। आज के लिए बस इतना ही। करनाला टीवी के बारे में आपकी कोई राय या सुझाव हो या फिर आप कोई खबर देना चाहते हैं तो आप हमें 27457338 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।